मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास, मोता महाविद्यालय राजगढ़। हमारे पहले के जो 6 वीडियो आए थे उनमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। यूनिट प्रथम बीए द्वितीय वर्ष की जो प्रथम यूनिट है उसका जो दूसरा टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसका सुदृढ़ीकरण। 1293 का जो 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के पश्चात भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना हुई, या ऐसा कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। उस दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात उसके सुदृढ़ीकरण हेतु कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो योगदान है उसका मूल्यांकन, उसकी उपलब्धियों के बारे में हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मोहम्मद गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है वो 15 मार्च 1206 ईस्वी को झेलम नदी के तट पर दमियक नामक स्थान पर जो उपद्रवी जाति थी पंजाब की खोखर, उनके द्वारा अचानक संध्याकालीन नमाज पढ़ते समय जब वह अपने डेरे में 15 मार्च 1206 ईस्वी को, जो कि उसका डेरा है वो झेलम नदी के तट पर दमियक नामक स्थान पर लगाया गया था, वहाँ पर जब वह संध्याकालीन नमाज पढ़ रहा था उसी समय अचानक खोखर विद्रोहियों द्वारा है वो आकस्मिक आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की है वो मृत्यु के पश्चात उसका जो गौर, गजनी, सिंध, मुल्तान और उत्तर भारत में जो विशाल राज्य फैला हुआ था, उस विशाल राज्य के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी। दूसरी बात यह थी कि मोहम्मद गौरी का कोई भी पुत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में उसके जो उत्तराधिकारी थे, उन उत्तराधिकारियों में उसका जो प्रथम उत्तराधिकारी था उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गौर का जो शासक है उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद बना, परंतु गयासुद्दीन महमूद मोहम्मद गौरी की भांति योग्य और कुशल शासक नहीं था, और उसकी इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर मोहम्मद गौरी के जो दास थे, जो उसके सेनानायक भी थे, उन दासों या जो गुलाम थे, जो सेनानायक, उन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके अपने अपने क्षेत्रों में सुदृढ़ करके स्वयं को अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासक की भांति स्थापित करने का प्रयास किया। गौड़ जो क्षेत्र था, जो ईरान, वर्तमान जो अफगानिस्तान में ईरान का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर जो गौर वाला क्षेत्र है, उस गौर वाले क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद का अधिकार हो गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो सीमा है उस पर स्थित किरमान और उसके आसपास का जो क्षेत्र है जिसे गजनी के नाम से जाना जाता था, उस गजनी वाले क्षेत्र पर ताजुद्दीन याल्दोज, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास गुलाम था, उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसी प्रकार सिंध, मुल्तान और उच्च वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी की है एक अन्य गुलाम नासिरुद्दीन कुबाचा ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। भारतीय क्षेत्रों में मोहम्मद गौरी द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व ही, यानी तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात ही, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक नामक अपने दास और सेनानायक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त किया था। अतः ऐबक ने इन क्षेत्रों में अपनी है वो स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में जो खलजी सरदार थे वो अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की वो प्रयास कर रही थी। इस प्रकार से गौरी की मृत्यु के बाद उसका जो राज्य था वो एक प्रकार से विखंडित होता हुआ दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा कारण था कि गौरी के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, क्योंकि गौरी के स्वयं कोई पुत्र नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद गौर का शासक बना। उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वह गौरी की विशाल सल्तनत को कायम रख पाता, और उसकी इसी अयोग्यता के कारण किरमान का जो सूबेदार था ताजुद्दीन याल्दोज, उसने गजनी और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करके स्वयं को गजनी के स्वतंत्र सुल्तान के रूप में स्थापित कर लिया। इसी प्रकार
गोरी का जो सिंध, मुल्तान और उच्च का जो प्रांतीय प्रशासक या जो सूबेदार था नासिरुद्दीन कुबाचा, उसने इन तीनों क्षेत्रों पर अपने अधिकार को सुदृढ़ कर स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार खलजी सरदारों ने बंगाल और बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी 1206 ईस्वी के पश्चात बदली हुई परिस्थितियों में स्वयं को लाहौर, दिल्ली और आगरा सहित उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्रों पर है वो अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका प्रारंभिक जीवन, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त किया गया था, इसका प्रारंभिक जीवन जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म है वो आधुनिक तुर्किस्तान में हुआ था, जो एक स्वतंत्र माता पिता की संतान था, किंतु बचपन में ही उसे मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया था। बचपन में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को है वो बंदी बना लिया गया था। बंदी बनाने के पश्चात उसे है वो जो दास मंडी है, उस दास मंडी में विक्रय कर दिया गया। मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को एक दास के रूप में खरीदा गया। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो शारीरिक रूप से उतना अधिक आकर्षक व्यक्तित्व का नहीं था, लेकिन फिर भी वह बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति था। वो अत्यंत शांत स्वभाव का, कूटनीतिक प्रतिभा से युक्त और एक वीर योद्धा था। उसकी इन्हीं प्रतिभा योग्यताओं से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे दास के रूप में खरीदा। शीघ्र ही उसने अपनी प्रतिभा का परिचय वो मोहम्मद गोरी के सामने सिद्ध भी कर दिया। इसी के कारण मोहम्मद गोरी द्वारा उसे अपने प्रमुख सेनानायकों में या जो प्रमुख दास थे विश्वास पात्र, उनमें सम्मिलित कर लिया गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में भी इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने है वो तराइन के द्वितीय युद्ध में भी भाग लिया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में जब अजमेर, दिल्ली और आगरा और उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्रों पर जब मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया, तो इन क्षेत्रों का जो भारत प्रशासक है वो गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी तक है वो अपनी स्थिति, इन क्षेत्रों पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। 1206 ईस्वी में जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, तो ऐसी स्थिति में उसके सामने आकस्मिक वो अनेक जो है वो समस्याएं खड़ी हुई। जब गोरी की मृत्यु का समाचार उसे मिला, उस समय वो दिल्ली में था। दिल्ली के जो तुर्की अमीर थे, उन तुर्की अमीरों ने है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का साथ दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक को है वो अपना शासक है वो स्वीकार कर लिया, उसे अपने शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन गोरी की मृत्यु के बाद जो गजनी, गौर और सिंध, मुल्तान उच्च वाला क्षेत्र था, उन क्षेत्रों पर जो प्रांतीय सूबेदार थे, गौर में उसका भतीजा और किरमान का जो सूबेदार है ताजुद्दीन याल्दोज, उसने गजनी में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। इसी दौरान लाहौर वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो तुर्की अमीर थे, उन तुर्की अमीरों को है वो नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन याल्दोज द्वारा आक्रमण किए जाने का भय था। ऐसी स्थिति में लाहौर के जो तुर्की अमीर हैं, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उदारता है उससे प्रभावित होकर ऐबक को है वो लाहौर पर अधिकार करने के लिए आमंत्रित किया। ऐबक ने भी है वो त्वरित निर्णय लेते हुए तुरंत है वो लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर की शासन सत्ता संभालने के बाद उसने मलिक और सिपह सालार की है वो उपाधियाँ ही धारण की। यद्यपि जो तुर्की अमीर थे, उनके कुछ तुर्की अमीरों द्वारा उसे सुल्तान के रूप में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के लिए उसे एक प्रकार से स्वीकृति दी गई थी, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो मलिक और सिपह सालार जैसी उपाधियाँ ही धारण की। उसने सुल्तान का पद धारण नहीं किया, न ही उसने अपने नाम के सिक्के डलवाए और न ही उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। इसके पीछे भी एक हसन निजामी जो है, जो कि उसका समकालीन दरबारी विद्वान था, उस हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताजुल मासिर में इसके बारे में लिखा है। वो लिखता है कि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, उस समय तक गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने दासत्व से मुक्त नहीं किया गया था। यानी गोरी की अचानक मृत्यु हो गई थी और उस समय तक कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी द्वारा अपनी दासता से मुक्त नहीं किया गया था
और जो इस्लामी परंपरा है, इस्लामी जो वैधानिक स्रोत हैं, उनके अनुसार कि कोई भी दास सुल्तान के पद पर सुल्तान का पद धारण नहीं किया जा सकता। संभवतः इसी वैधानिक समस्या के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो सुल्तान का पद धारण नहीं किया और केवल मलिक और सिपह सालार जैसी पदवियां ही धारण की। न उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। तो इस प्रकार 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद उसने लाहौर और दिल्ली पर अधिकार करके भारतीय क्षेत्रों पर अपने अधिकार को है वो सुदृढ़ करने में वो सफलता प्राप्त की। भारतीय क्षेत्रों पर है वो सुदृढ़ अधिकार कर अपनी सफलता है वो सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक है वो, चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया, वो अत्यधिक प्रतिभा संपन्न और महत्वाकांक्षी भी था। वो गौरी की मृत्यु के बाद जो भारतीय क्षेत्र थे उनमें अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु वह सीधे सीधे गौर के शासक गयासुद्दीन महमूद, जो कि मोहम्मद गौरी का भतीजा था, उससे प्रत्यक्ष और सीधे टक्कर नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसी स्थिति में उसे ताजुद्दीन याल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा के आक्रमण का भी भय था। इस समय तक मध्य एशिया में भी स्थितियां परिवर्तित हो रही थी। खुरासान का जो शाह था शासक, उसके द्वारा भी गौर और गजनी पर अधिकार किए जाने के वो एक प्रकार से प्रयास किए जा रहे थे। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किसी भी प्रकार से संघर्ष नहीं करना चाहता था। इन तत्कालीन परिस्थितियों का कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक प्रकार से कूटनीति से एक प्रकार से इन तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ है वो कूटनीति पूर्वक उठाने का एक प्रकार से निर्णय किया। उसने देखा कि जब 1208 ईस्वी तक जो खुरासान का जो शासक जो खुरासान का जो शाह था वो गौर पर अधिकार करने के लिए और गौर और गजनी पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में उसने जो गौर का शासक था, यानी जो गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि यदि गयासुद्दीन महमूद कुतुबुद्दीन ऐबक को गौर की दास्ता से मुक्त कर देता है तो उसके बदले में और उसे दिल्ली का स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक गयासुद्दीन महमूद को खुरासान के शासक के विरुद्ध सैन्य सहायता प्रदान करेगा। चूँकि गयासुद्दीन महमूद को भी अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों में खुरासान के शासक या जो शाह था उसके आक्रमण का भय बना हुआ था, और इस बढ़ते हुए दबाव के कारण उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और 1208 ईस्वी में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता मुक्ति प्रमाण पत्र के साथ साथ शाही छत्र और जो शाही लिबास होता है वो भिजवाया। इस प्रकार 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गौर की वैधानिक दास्ता से मुक्त हो गया। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि उसे तुर्की अमीरों द्वारा, तुर्की जो अमीर थे जो कि एक किसी दास को सुल्तान के रूप में देखना पसंद नहीं करते थे, उन तुर्की अमीरों के जो विरोध था उसके विरोध का भय समाप्त हो गया। यानी एक प्रकार से वो दिल्ली सल्तनत पर अपनी वैधानिक स्थिति को मजबूत करने में सफल रहा, इस दास्ता मुक्ति प्रमाण पत्र के कारण ही। 1206 ईस्वी में जैसे ही गौरी की मृत्यु हुई, गौरी की मृत्यु होते ही भारतीय क्षेत्रों में जब उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया तो उसके सामने अनेक प्रारंभिक समस्याएं थी। इन प्रारंभिक समस्याओं में जो सबसे प्रमुख समस्या थी, जो हम उसकी प्रारंभिक समस्याओं में पढ़ते हैं, यानी जब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक बना, तो शासक बनते ही या सिंहासन पर बैठते ही उसके सामने जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ हैं, हम इसको कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयाँ बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे। यानी जब वो 1206 ईस्वी में लाहौर और दिल्ली पर अधिकार करके उसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की, सिंहासन पर बैठा, उसके समक्ष सबसे बड़ी समस्या इन तुर्की अमीरों की ही थी। चूँकि जब गौरी की मृत्यु हुई थी वो उस समय तक कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, वो वैधानिक रूप से अभी भी दास था। और जो तुर्की अमीर थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्वयं को कहीं श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि वो दास नहीं थे, और वो किसी भी दास को सुल्तान के पद पर देखना स्वीकार नहीं कर सकते थे, ये उनके लिए एक प्रकार से अस्वीकार्य था।
इसी कारण जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपनी वैधानिक स्थिति को एक प्रकार से वो कमज़ोर मानता था, यानी वो वैधानिक दृष्टि से सुल्तान के योग्य नहीं था दास होने के कारण, और इसी दासता से मुक्ति प्राप्त न करने के कारण उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। लेकिन 1208 ईस्वी में उसने कूटनीतिपूर्वक गयासुद्दीन महमूद के साथ एक समझौता करके दासता मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर दासता मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्वयं को वो दिल्ली का स्वतंत्र सुल्तान घोषित करवा दिया। इस दासता मुक्ति प्रमाण पत्र के कारण तुर्की अमीरों ने जो उसका विरोध कर रहे थे वो एक प्रकार से है उसको एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप दिल्ली और लाहौर की जो सत्ता थी उसके ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक की वैधानिक जो स्थिति है वो मजबूत हो गई। दूसरी जो उसके सामने सबसे प्रमुख समस्या थी वो ताजुद्दीन याल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा की थी, जो कि मोहम्मद गोरी के एक प्रकार से दास और उसके सबसे प्रमुख सेनानायकों में से थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक से खुद को वो श्रेष्ठ मानते थे। ताजुद्दीन याल्दौज स्वयं को है वो गौर और गजनी का शासक होने के नाते गौर गजनी का शासक था और स्वयं को गौर का भी वैधानिक अधिकारी मानता था। वह स्वयं गजनी का शासक होने के नाते कुतुबुद्दीन ऐबक और नासिरुद्दीन कुबाचा को अपने एक प्रकार से अधीनस्थ करना चाहता था। इसी प्रकार नासिरुद्दीन कुबाचा जो कि सिंध, मुल्तान और उच्च का शासक था, वह भी एक प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक प्रकार से प्रबल प्रतिद्वंदी बना हुआ था। 1206 ईस्वी में जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, गोरी की मृत्यु के साथ ही जो राजपूत शासक थे, चाहे वो राजपूताना के हों, चाहे मालवा क्षेत्र के हों या गढ़वाल क्षेत्र के हों, गढ़वाल के जो कन्नौज के जो गढ़वाल थे उन्होंने भी फर्रुखाबाद, बंदायूं आदि क्षेत्रों में उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया था। गोरी की मृत्यु के साथ ही उन राजपूतों ने वो एक प्रकार से संगठित होकर पुनः इन क्षेत्रों पर फर्रुखाबाद, बंदायूं आदि क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किया। इसी प्रकार कालिंजर का जो दुर्ग था, उस दुर्ग पर चंदेल राजपूतों द्वारा गोरी की मृत्यु के साथ ही पुनः धावे मारने शुरू कर दिए गए। शीघ्र ही इन चंदेल राजपूतों ने कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप एक प्रकार से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके सामने अनेक आंतरिक समस्याएं खड़ी। उसने तुर्की अमीरों का विश्वास अर्जित करना, सेना का विश्वास अर्जित करना, साथ ही साथ इन राजपूत जो विद्रोही थे उनके विद्रोह का दमन करना। तो ये थे उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ। उन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी इन प्रारंभिक कठिनाइयों पर किस प्रकार से सफलता अर्जित की, यानी इन समस्याओं से उसने किस प्रकार निपटा, जो उसकी एक प्रकार से उपलब्धियां मानी जाती है, उनके बारे में हम चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।